नमस्कार साथियों, जय हिंद। संकल्प परिवार में आप सबका हार्दिक स्वागत। चलिए शुरू करते हैं अपन क्लास को और आप सब लोगों का पुनः स्वागत है। आप सब लोग कांस्टेबल का पेपर देकर आए होंगे। एक बार बताइएगा किस प्रकार पेपर हुआ है। उम्मीद कर रहा हूं कि बहुत बढ़िया पेपर गया होगा आपका। अब वापस अपन करंट अफेयर की क्लास शुरू कर रहे हैं। देखिए बहुत सारे एग्जाम अभी होने वाले हैं, जैसे कंप्यूटर अनुदेशक का है, ग्राम सेवक का जो मेन परीक्षा था उसका अभी डेट आ गई है, वनपाल वन रक्षक है। जितने भी राजस्थान के पेपर है जिसके अंदर राजस्थान करंट अफेयर पूछा जाता है वह सब आपके लिए इस क्लास के अंदर कवर किया जाएगा। जितने भी पेपर है, मैं एक एक का नाम लेकर नहीं कह सकता, जितने भी पेपर है जिसके अंदर राजस्थान करंट अफेयर आता है उन सबके लिए आपकी क्लास बहुत महत्वपूर्ण है। तो आप सब लोग कमेंट करते रहते हो कि सर वनपाल के लिए है क्या, सर उसके लिए क्या, तो मैं बोल रहा हूं कि जितने भी राजस्थान के पेपर है उन सबके लिए क्लास सफिशिएंट है। शुरू से लेकर लास्ट तक देखना, एकदम पढ़ाई की बातें और पेन कॉपी लेकर बैठना। जितने सवाल बोल रहा हूं कॉपी के अंदर लिख देना, आपके प्रॉपर नोट्स बन जाएंगे, उसको बार बार पढ़ते रहना, सवाल उनमें से आ जाएंगे। ठीक है, चलिए शुरू कर रहा हूं क्लास। ध्यान से देखिएगा, एक एक सवाल को ध्यान से पढ़िएगा। पहला सवाल क्या है? पहला सवाल है कि अभी हाल ही में भारत सरकार ने राजस्थान के किस विश्वविद्यालय में एक जैव सुरक्षा लैब शुरू करने का निर्णय लिया है? पहला सवाल क्या है? जैव सुरक्षा लैब। मेरा सवाल है कि जैव सुरक्षा लैब है क्या? यह एक इस तरह की लैब है जिसके अंदर अपन कोरोना महामारी के वेरिएंट और ये अन्य प्रकार की महामारियों के बारे में पता लगा सकते हैं। तो कोरोना के वेरिएंट का पता लगाना, कोरोना के जो वेरिएंट होते हैं ना, जो मतलब तरह तरह के इसके वेरिएंट आ रहे हैं, उसका पता लगाने के लिए और महामारियों के बारे में पता लगाने के लिए भारत सरकार ने एक विश्वविद्यालय के अंदर जैव सुरक्षा लैब शुरू करने का निर्णय लिया है। अब वह विश्वविद्यालय कौन सा है उसके लिए पहला है एम्स, RUHS या सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान या फिर IIT जोधपुर। एम्स आपको पता होगा कहां पर है, जोधपुर के अंदर है। राजस्थान के अंदर एक ही एम्स है, वह जोधपुर के अंदर है, और राजस्थान के अंदर एक ही IIT है, वह भी कहां है, जोधपुर के अंदर है। ठीक है, अब इसका आंसर आएगा, वह आएगा सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान के अंदर भारत सरकार के द्वारा जैव सुरक्षा लैब शुरू करने का निर्णय लिया गया है। सबसे पहला मेरा क्वेश्चन ये है कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान ये है कहां पर? तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान आ जाएगी बांदर सिंदरी के अंदर, बांदर सिंदरी। और बांदर सिंदरी किशनगढ़ अजमेर के अंदर है, बांदर सिंदरी किशनगढ़ अजमेर के अंदर आ जाएगी। एक बात ध्यान रखना कि हमारे राजस्थान के अंदर सिर्फ एक ही सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। पूरे राजस्थान के अंदर अगर अपन सेंट्रल यूनिवर्सिटी की बात करते हैं तो वह एक ही है, और कहां पर आएगी? तो बांदर सिंदरी अजमेर के अंदर आएगी। क्लियर है? अगर मैं आपको बात करता हूं कि अपन के राजस्थान के अंदर सरकारी विश्वविद्यालय कितने हैं, तो आपका आंसर क्या आएगा? सरकारी विश्वविद्यालय कितने हैं अपन के राजस्थान के अंदर, मुझे बताना। एक आता है निजी विश्वविद्यालय, निजी कितने हैं, और एक आता है निम्न विश्वविद्यालय। ये तीन कैटेगरी आती है। सरकारी विश्वविद्यालय जो सरकार के द्वारा चलते हैं, निजी विश्वविद्यालय जो निजी संस्थाओं के द्वारा संचालित किए जाते हैं, और निम्न क्या होता है? निम्न का मतलब होता है कि ये होते प्राइवेट है लेकिन इनको अनुदान सरकारी मिलता है। तो आपको पता है कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो कहां पर है, बांदर सिंदरी अजमेर के अंदर है, वहां पर जैव सुरक्षा लैब का संचालन किया जाएगा। किसके द्वारा किया जाएगा? तो संचालन किया जाएगा वह भारत सरकार के द्वारा किया जाएगा। अगर आपको सरकारी विश्वविद्यालय पूछे तो बता देना 28। अपन के पूरे राजस्थान के अंदर 28 सरकारी विश्वविद्यालय है। 28 का मतलब क्या है कि जो 2800 बना है वह कौन सा है? वह है MBM यूनिवर्सिटी। MBM यूनिवर्सिटी ये राजस्थान की 28वीं सरकारी विश्वविद्यालय, अभी हाल ही के अंदर इसको मान्यता प्रदान की गई है। MBM है कहां पर? तो कमेंट बॉक्स के अंदर लिख के बताइए। सब लोग कमेंट करके बताना कि हमारे राजस्थान के अंदर जो MBM यूनिवर्सिटी है, जो राजस्थान की 28वीं सरकारी विश्वविद्यालय है, वह राजस्थान के किस जिले के अंदर है। बहुत बढ़िया, अशोक, अवनी, मनोज, सुंदर, अशोक, यशपाल, संतोष, चंदन, बहुत बढ़िया। एक बार जल्दी से आंसर करना कि MBM यूनिवर्सिटी है कहां पर। अगली बात करता हूं निजी यूनिवर्सिटी की, तो निजी आ जाएगी 52 है निजी विश्वविद्यालय। और अगर निम्न की बात करता हूं तो निम्न यूनिवर्सिटी कितनी है? तो निम्न यूनिवर्सिटी है वह 7 है।
इसके अलावा जैव सुरक्षा लैब के अलावा और बहुत सारी चीजें हैं, जैसे एक मैंने बताया था कैथ लैब, एक था वह था कैथ लैब। इस कैथ लैब का भी निर्माण किया गया। कहां पर किया गया था? तो मथुरा दास माथुर अस्पताल के अंदर। और ये कहां पर है? ये भी जोधपुर के अंदर है। यहां पर कैथ लैब का निर्माण किया गया था। कैथ लैब का मतलब क्या होता है? कैथ लैब बच्चों के हृदय संबंधी कोई समस्या आ जाए तो उसके निवारण के लिए कैथ लैब बनाई गई थी। कहां पर बनाई गई है? मथुरा दास माथुर अस्पताल जोधपुर के अंदर बनाई गई है। इसके अलावा एक है एनिमल हाउस, एक है वह है एनिमल हाउस। और एनिमल हाउस का मतलब क्या है? एनिमल हाउस भी भाई उन सभी बीमारियों के अनुसंधान के लिए है जो किसी जानवर से इंसानों के अंदर आती हैं। तो एनिमल हाउस का निर्माण कहां किया गया है? तो एनिमल हाउस का निर्माण किया गया है, वह किया गया है एम्स के अंदर। एम्स जोधपुर के अंदर एनिमल हाउस का निर्माण किया गया है। तो ये दोनों बातें भी आपको ध्यान रखनी है, ये भी आपको चीजें दिमाग में सेट करके रखनी है। बहुत बढ़िया, उम्मीद कर रहा हूं कि आपको ध्यान से ये चीजें समझ में आ रही होगी। ठीक है, चलिए अगले सवाल की बात करते हैं। अगला सवाल क्या है? सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग, ये सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा नवीन सिलिकोसिस पोर्टल का शुभारंभ किया गया। सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग के मंत्री कौन है? देखो ध्यान से समझना, इस सवाल का मतलब क्या है। इस सवाल का मतलब है कि सिलिकोसिस पोर्टल, एक बीमारी होती है सिलिकोसिस। सिलिकोसिस के अंदर क्या होता है? सिलिकोसिस वह बीमारी होती है जो मजदूर खदानों के अंदर काम करते हैं, जो पत्थर तोड़ने का काम करते हैं, जो मिट्टी में काम करते हैं, उन मजदूरों की श्वसन क्रिया के साथ साथ जो रेत के कण होते हैं ना, बहुत सूक्ष्म पार्टिकल, वह सूक्ष्म पार्टिकल उनकी श्वास नलिका से होते हुए उनके फेफड़ों में जमा हो जाते हैं। और एक समय ऐसा आता है जब उन मजदूरों के लिए श्वास लेना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। तो उस बीमारी को अपन क्या बोलते हैं? उस बीमारी को अपन बोलते हैं, क्या बोलते हैं? सिलिकोसिस बोलते हैं। ये एक पोर्टल है। हमारे राजस्थान के अंदर एक पॉलिसी आई थी जिसका नाम था सिलिकोसिस नीति। सिलिकोसिस नीति आई थी और इसको लागू करने वाला राजस्थान भारत का पहला राज्य था। राजस्थान भारत का पहला राज्य था सिलिकोसिस नीति को लागू करने वाला। अगला सवाल आता है कि सिलिकोसिस नीति को लागू कब किया गया? तो सिलिकोसिस नीति को लागू किया गया था 3 अक्टूबर 2019 को। 3 अक्टूबर 2019 को इस नीति को लागू किया गया। सवाल सीधा पूछा गया है कि सिलिकोसिस नीति को लागू करने वाला राजस्थान देश का कौन सा राज्य है? तो ध्यान रखना, पहला राज्य है। इसको लागू कब किया गया? तो 3 अक्टूबर 2019 को इसको लागू किया गया। अभी वर्तमान में क्या हुआ है? अभी वर्तमान में एक नवीन सिलिकोसिस पोर्टल को शुरू किया गया है। अब नवीन सिलिकोसिस पोर्टल को शुरू किया गया, इसका मतलब क्या है कि अगर कोई सिलिकोसिस रोग से पीड़ित है तो वह इस पोर्टल पर अपना आवेदन दे सकता है। तो इसको लॉन्च किया गया है किसके द्वारा? सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग के द्वारा। आपसे सवाल पूछा गया है कि सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग के मंत्री कौन है? तो आपके सामने 4 ऑप्शन है। पहला है अशोक चांदना। तो अशोक चांदना तो कौन है? खेल व युवा मामलों के मंत्री। खेल व युवा मामलों के मंत्री अशोक चांदना आ जाएंगे। खेल व युवा मामलों के मंत्री कौन है? अशोक चांदना। टीकाराम जूली, ये टीकाराम जूली है, वह सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग के मंत्री है। चलिए मुझे एक कमेंट करके बताना कि टीकाराम जूली सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग के अलावा और किस विभाग के मंत्री हैं? मतलब सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग के मंत्री हैं टीकाराम जूली। इसके अलावा भी इनके पास एक विभाग है और वह विभाग कौन सा है टीकाराम जूली के पास? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। रामलाल जाट, ये रामलाल जाट कौन है? राजस्व मंत्री हैं। राजस्व मंत्री कौन है? वह है रामलाल जाट। और गोविंद राम मेघवाल है ना, ये गोविंद राम मेघवाल आपदा प्रबंधन मंत्री हैं। आपदा प्रबंधन मंत्री कौन है? वह है गोविंद राम मेघवाल। इस तरह से ये चारों के चारों मंत्री। टीकाराम जूली, ध्यान रखना, एक तो है सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग के मंत्री और बहुत बढ़िया सबके आंसर आ रहे हैं। मंजीत, सीएम जोधपुर, यशपाल जाट, सब विद्यार्थी आंसर कर रहे हो कि जेल विभाग भी किसके पास है? तो जेल विभाग भी टीकाराम जूली के पास है। तो इसके पास और कौन सा विभाग है? तो वह है जेल विभाग। जेल विभाग भी किसके पास आ जाएगा? तो वह टीकाराम जूली के पास आ जाएगा। सिलिकोसिस पोर्टल कब शुरू हुआ? सिलिकोसिस नीति कब शुरू हुई है? 3/10/2019 को शुरू हुई है और सिलिकोसिस पोर्टल को अभी वर्तमान में शुरू किया गया है। अब ध्यान रखना, ये सिलिकोसिस नीति है ना, इस सिलिकोसिस नीति के तहत क्या होता है? सिलिकोसिस नीति के तहत क्या मिलता है? अगर कोई व्यक्ति
सिलिकोसिस रोग से पीड़ित है तो उसको पुनर्वास करने के लिए, क्या मिलेगा? उसको पुनर्वास के लिए 3 लाख रुपए मिलेंगे। कितने रुपए मिलेंगे? उसको पुनर्वास करने के लिए 3 लाख रुपए मिलेंगे। अगली बात ध्यान रखना, पुनर्वास करने के लिए 3 लाख। अगर उस व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उसके जो आश्रित है उसको कितने रुपए मिलेंगे? तो उसके आश्रित को मिलेंगे 2 लाख रुपए। कितने रुपए? 2 लाख रुपए उसके आश्रित को मिलेंगे। अगली बात, अगर वह व्यक्ति शादीशुदा था, उसकी मृत्यु हो गई तो उसके पीछे उसकी विधवा पत्नी को पेंशन मिलेगी। कितनी मिलेगी पेंशन? तो पेंशन मिलेगी 1500 रुपए पर मंथ। कितने? 1500 रुपए पर मंथ पेंशन मिलेगी। क्लियर है? ये सब चीजें किसके अंदर है? इस सिलिकोसिस नीति के अंदर है। क्लियर है? ये सब चीजें दिमाग में ध्यान रखना। पुनर्वास के लिए 3 लाख रुपए, मृत्यु होने पर उसके आश्रित को 2 लाख रुपए, और अगर उसकी मृत्यु होती है तो उसकी विधवा पत्नी को 1500 रुपए पेंशन मिलेगी। चलिए एक सवाल पूछ रहा हूं, मैंने एक योजना करवाई थी, मुख्यमंत्री कोरोना सहायता योजना करवाई थी ना, कोरोना सहायता योजना। उसके अंदर मुझे बताना, अगर किसी व्यक्ति की कोरोना से मृत्यु होती है तो उसकी जो पत्नी है, उस पत्नी को कितने रुपए की पेंशन दी जाएगी? पर मंथ कितने की पेंशन मिलेगी? यह सवाल है मेरा आपसे कि पर मंथ पेंशन कितने की मिलेगी? अगर उस औरत के पति की कोरोना से मृत्यु होती है तो विधवा पत्नी को कितने रुपए की पेंशन मिलेगी? कमेंट बॉक्स में जल्दी से छापना, देखते हैं कौन आंसर करेगा। ये बहुत महत्वपूर्ण योजना है, हर पेपर के अंदर छपी है, चाहे वह आरएस का ले लो, चाहे वह एसआई का ले लो, चाहे वह पटवार का ले लो, हर एक पेपर के अंदर ये योजना छपी है। आराम से पढ़ना इस योजना को, बहुत कंफ्यूजिंग योजना है, मैंने बहुत डिटेल से करवा रखी है और किताब के अंदर भी मैंने बहुत डिटेल से इसको मेंशन कर रखा है। आप लोग मुझे आंसर देना कि कितने रुपए मिलेंगे। चलिए अब कुछ नीतियां हैं राजस्थान की जो बहुत महत्वपूर्ण है और काफी बार एग्जाम के अंदर पूछ जाती हैं कि राजस्थान की नीति कब लागू हुई। बहुत बढ़िया, सब लोग आंसर दे दो कि 1500 रुपए मिलेंगे उस विधवा महिला को जिसने अपने पति को कोरोना से खोया है। अगर उस बच्चे की बात करते हैं, बच्चा कौन? विधवा महिला का बच्चा, तो उसको 1000 रुपए मिलेंगे। और अगर कोई अनाथ हुआ है तो उसको मिलेंगे 2500 रुपए। ठीक है, ये 3 कैटेगरी थी, उम्मीद कर रहा हूं कि आपको याद हुआ होगा। चलिए अब कुछ नीतियां हैं जो पेपर में पूछी जाती है। पहली है वह है राज्य महिला नीति। अगर मैं राज्य महिला नीति की बात करता हूं कि राज्य महिला नीति कब लागू हुई तो बता देना 11 अप्रैल 2021 को। 11 अप्रैल 2021 को राज्य महिला नीति लागू की गई। ये सवाल यहां से सेम टू सेम पूछे जाते हैं। 11 अप्रैल 2021 को राज्य महिला नीति लागू हुई। अगर पूछे राजस्थान में पहली महिला नीति कब बनी थी तो राजस्थान में पहली महिला नीति बनी थी 8 मार्च 2000 को। कब बनी थी? 8 मार्च 2000। और आपको ध्यान होना चाहिए कि 8 मार्च को कौन सा दिवस होता है? तो 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस होता है। इस कारण 8 मार्च 2000 को राजस्थान की पहली महिला नीति आई थी। अभी वर्तमान में जो नवीनतम महिला नीति है वह कब आई है? तो 11 अप्रैल 2021 को राजस्थान की नवीनतम महिला नीति आई है। चलिए एक सवाल मैं पूछ रहा हूं आपसे, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है वह तो 8 मार्च को होता है, लेकिन अगर आपसे पूछे राष्ट्रीय महिला दिवस कब होता है, राष्ट्रीय महिला दिवस, तो आप लोग क्या आंसर करोगे? कमेंट बॉक्स में छाप के बताइए राष्ट्रीय महिला दिवस कब होता है। क्या आंसर करोगे? कमेंट बॉक्स में लिख के बताना। अगर आपको पूछे एम सैंड नीति, तो एम सैंड नीति कब आई? तो एम सैंड नीति आई थी, वह आई थी 25 जनवरी 2021 को। 25 जनवरी 2021 को एम सैंड नीति। एम सैंड का सवाल पूछा भी गया है। एम सैंड नीति को लागू करने वाला राजस्थान देश का पहला राज्य है। और इसका उद्देश्य क्या था? एम सैंड का उद्देश्य क्या है कि बजरी के अवैध खनन को रोकना। इसका उद्देश्य था बजरी के अवैध खनन को रोकना, बजरी के अवैध खनन को रोकना, यह इसका उद्देश्य था। और इसके लिए एम सैंड नीति को 25 जनवरी 2021 को लागू किया गया था। बात को ध्यान रखना। बहुत बढ़िया। 13 फरवरी होता है राष्ट्रीय महिला दिवस। अगर आपको पूछे अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, बता देना 8 मार्च को होता है। चलिए एक सवाल और, यहां पर खनन की बात हो रही है तो मुझे बताइए इसके मंत्री कौन है? खनन मंत्री कौन है राजस्थान
के कमेंट बॉक्स में छाप के बताइए राजस्थान के खनन मंत्री कौन है। अगला राजस्थान पर्यटन नीति। तो राजस्थान में जो पर्यटन नीति आई है वो आई है 1 सितंबर 2020 को। कब आई है? 1 सितंबर 2020 को राजस्थान में पर्यटन नीति आई है। और राजस्थान के जो पर्यटन मंत्री हैं उनका नाम क्या है? विश्वेंद्र सिंह राजस्थान के पर्यटन मंत्री हैं। चलिए अगला सवाल आता है वन नीति। राजस्थान में वन नीति आई है 2010 के अंदर। देखो अगर वन नीति पूछे तो 2010, अगर आपको राजस्थान की जल नीति पूछ लिया ना तो भी क्या बता देना 2010 में वन नीति आई थी और 2010 के अंदर ही राजस्थान में जल नीति आई है। अगला सौर ऊर्जा नीति 18 दिसंबर 2019 सबसे महत्वपूर्ण सवाल है सौर ऊर्जा नीति। ये कांस्टेबल के अंदर भी पूछा गया है और आने वाले पेपर के अंदर भी पूछा जाएगा कि राजस्थान में सौर ऊर्जा नीति कब लागू की गई थी। तो 18 दिसंबर 2019 को लागू की गई थी। सुपर इंपॉर्टेंट सवाल है। वन नीति का भी पूछा गया है, जल नीति का भी पूछा गया है, सौर ऊर्जा नीति का भी पूछा गया है और एक एम साइन नीति उसका भी पूछा गया है। सिलिकोसिस नीति इसका भी सवाल पेपर में आ रखा है। ये सारे के सारे सवाल पेपर में आ रखे हैं, ध्यान से पढ़ लेना, ठीक है। चलिए सौर ऊर्जा नीति 18 दिसंबर 2019 को आई और इस नीति के तहत हमारा लक्ष्य क्या है? इस नीति के तहत हमारा लक्ष्य है कि 2024-25 तक अपन को 30,000 मेगावाट सोलर ऊर्जा का उत्पादन करना है। कब तक? तो अपन को 2024-25 तक 30,000 मेगावाट सोलर ऊर्जा का उत्पादन करना है। और राजस्थान का जो सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट है वह कहां पर है? तो वह आ जाएगा भड़ला के अंदर। और भड़ला कहां पर है? कमेंट बॉक्स के अंदर लिख के बताइए। ये कृषि पर्यवेक्षक के अंदर सवाल पूछा गया था कि भड़ला अवस्थित है। 4 ऑप्शन थे, जिले दे रखे थे, तो भड़ला कहां पर है? मुझे उम्मीद है आप सब लोग मुझे बता पाओगे। जल्दी से बताना कि भड़ला कहां पर है। अजय मीणा ये कंप्यूटर अनुदेशक के भी काम आएगी। मैं बोल रहा हूं कि राजस्थान के जितने भी पेपर हैं जिसमें करंट अफेयर नाम का कोई सब्जेक्ट दे रखा है उन सब के अंदर ये क्लास आपकी काम आएगी। अगला पवन और हाइब्रिड ऊर्जा नीति। ये कब आई? तो जिस टाइम ये सौर ऊर्जा नीति आई थी उसी समय ये नीति आ गई थी। तो 18 दिसंबर 2019 को ये पवन ऊर्जा नीति भी आई है। सौर ऊर्जा नीति 18 दिसंबर 2019, पवन ऊर्जा नीति 18 दिसंबर 2019। और इस नीति के तहत हमारा लक्ष्य क्या रखा गया? इस नीति के तहत हमारा लक्ष्य रखा गया कि अपन 2024-25 तक 4,000 मेगावाट, कितना? 4,000 मेगावाट सोलर ऊर्जा का उत्पादन करेंगे। सौर ऊर्जा का कितना है? सौर ऊर्जा का है 30,000 मेगावाट। और पवन ऊर्जा का कितना है? तो पवन ऊर्जा का है 4,000 मेगावाट। चीजें क्लियर है क्या? बहुत बढ़िया। और अगर आपको पूछे भड़ला कहां पर है तो भड़ला आ जाएगा जोधपुर के अंदर। भड़ला कहां पर है? तो भड़ला आ जाएगा जोधपुर के अंदर। ये बात याद कर लेना कि ये सवाल पूछा गया है कि भड़ला अवस्थित है, जोधपुर के अंदर अवस्थित है। क्लियर है ना? उम्मीद कर रहा हूं चीजें आपको समझ में आ रही होगी। चलिए अगले सवाल की बात करते हैं। अगला है देखिए औद्योगिक विकास नीति। ये कब आ रखी है? तो औद्योगिक विकास नीति आ रखी है 1 जुलाई 2019 को। अभी अशोक गहलोत के समय आई है और यह राजस्थान की 7वीं औद्योगिक नीति है। अगर आपको पूछे राजस्थान की पहली औद्योगिक नीति तो ये 1978 में आई थी। कब आई थी? 1978 में राजस्थान की पहली औद्योगिक नीति आई थी। वर्तमान में जो है वह 7वीं, और 7वीं कब आई है? तो वह ये 1 जुलाई 2019 को आई है। चलिए ये सारी की सारी नीतियां हैं जो आपको याद रखनी है। कौन कौन सी है? सिलिकोसिस नीति 3/10/2019 को आई, जल नीति 2010 में आई, वन नीति 2010 में आई, पवन ऊर्जा नीति 18 दिसंबर 2019 को आई, सौर ऊर्जा नीति 18 दिसंबर 2019 को आई, औद्योगिक नीति पहली आई थी 1978 के अंदर। अभी वर्तमान में 7वीं है। कौन सी है? कब आई है? तो 1 जुलाई 2019 को आई है। ये सारी की सारी नीतियां। अगर महिला नीति पूछे तो 2021 में आई राज्य महिला नीति। उससे पहले कब आई थी? तो 8 मार्च 2000 को आई थी। 8 मार्च को होता है वो होता है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। उम्मीद कर रहा हूं ये सब चीजें आपको याद हो गई है। अगर समझ में आ गया है तो जल्दी से बता दीजिए कि सर हाँ क्लियर है। चलिए अगला सवाल है आदर्श ग्राम सम्मान पुरस्कार पाने वाला प्रदेश का पहला गांव कौन सा है? आदर्श ग्राम सम्मान पुरस्कार पाने वाला प्रदेश का पहला गांव कौन सा है? ये देखिए एक सम्मान है जो राजस्थान के गांव को दे रखा है। वह गांव कौन सा है? धनोरा है, दादिया है, जाहोता है या पीपलातरी है? कौन सा गांव है? तो देखिए बात करता हूं उस गांव के बारे में जिसने इस सम्मान को प्राप्त किया है, वह है धनोरा। और धनोरा कहां आएगा? वह धनोरा आएगा धूलपुर के अंदर। कहां पर आएगा? धनोरा है वह धूलपुर
जयपुर के अंदर आएगा। अगर बात करूं कि अन्य गांवों के बारे में, तो पहला गांव है वह है दादिया गांव, और दादिया गांव आपको पता होगा यह राजस्थान का पहला जैविक गांव है। राजस्थान का पहला जैविक गांव कौन सा है? तो राजस्थान का पहला जैविक गांव है वह है दादिया गांव। और दादिया गांव कहां पर है? अगर मैं आपसे ये पूछूं तो दादिया गांव आ जाएगा जयपुर के अंदर। दादिया गांव जयपुर के अंदर। अगर ये बात करूं जाहोता गांव, तो ध्यान रखना जाहोता गांव भी जयपुर के अंदर है, और ये जाहोता गांव राजस्थान का पहला ODF प्लस गांव है। राजस्थान का पहला ODF प्लस गांव कौन सा है? तो वह आ जाएगा जाहोता गांव। अगर बात करता हूं पीपलात्री गांव, ये पीपलात्री गांव कहां आएगा? तो पीपलात्री गांव आ जाएगा राजसमंद के अंदर। कहां पर आएगा? राजसमंद के अंदर। और आपको याद होगा 2021 के अंदर, 2021 के अंदर एक व्यक्ति आता है जिसका नाम है श्याम सुंदर पालीवाल। श्याम सुंदर पालीवाल, और ये श्याम सुंदर पालीवाल है जो कहां के हैं? जो पीपलात्री गांव राजसमंद के हैं। और इन्होंने एक बहुत बढ़िया योजना शुरू की थी कि इस पीपलात्री गांव के अंदर अगर किसी लड़की का जन्म होगा, अगर बेटी का जन्म होगा, तो हम गांव के अंदर कितने पौधे लगाएंगे? 111 पौधे लगाएंगे। और इसीलिए इस श्याम सुंदर पालीवाल को पर्यावरण के क्षेत्र में 2021 का पद्मश्री पुरस्कार दिया गया था। 2021 का जो पद्मश्री मिला था वह किसको मिला था? श्याम सुंदर पालीवाल को मिला था। इनका गांव कौन सा है? तो इनका गांव है वह पीपलात्री गांव। और इसी पीपलात्री गांव के मॉडल पर जो जम्मू कश्मीर है, उस जम्मू कश्मीर के सरपंचों को ट्रेनिंग दी जाएगी। इसी गांव के आधार पर, इसी गांव को मॉडल मानकर इन जम्मू कश्मीर के सरपंचों को ट्रेनिंग दी जाएगी। ये सारी की सारी बातें याद रखना। चलिए एक सवाल और पूछ रहा हूं। आपको पता होगा कि 72वां वन महोत्सव, ये 72वां वन महोत्सव है जो कब शुरू हुआ? 72वां वन महोत्सव शुरू हुआ है 1 अगस्त 2021 को। मुझे बताइए इस वन महोत्सव की शुरुआत राजस्थान के किस गांव से की गई? 72वां वन महोत्सव 1 अगस्त 2021 को शुरू हुआ। इस वन महोत्सव की शुरुआत राजस्थान के किस गांव से की गई है? मैं जिला नहीं पूछ रहा हूं, जिला जयपुर है बता देता हूं, लेकिन गांव कौन सा है यह मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताना। चलिए एक योजना है महात्मा गांधी आदर्श ग्राम योजना। अब बात करते हैं महात्मा गांधी आदर्श ग्राम योजना की, तो इस योजना को कब शुरू किया गया? अगर आपसे यह सवाल पूछे तो क्या आंसर देना? 27 नवंबर 2019 को इस योजना को शुरू किया गया। देखिए महात्मा गांधी आदर्श ग्राम योजना के तहत क्या होगा? इस योजना के तहत राजस्थान के प्रत्येक जिले से किसी न किसी एक गांव को महात्मा गांधी के गांधीवादी मूल्यों के आधार पर विकसित किया जाएगा। गांधीवादी मूल्यों के आधार पर विकसित किया जाएगा, मतलब अहिंसा नहीं हिंसा नहीं करना, इसके अलावा मतलब नशा नहीं करना, टीकाकरण करना, गांवों में महिलाओं तथा बच्चों के उत्थान के लिए विकास करना। और इसी योजना के अंदर एक बात हुई थी, वह हुई थी 14 नवंबर को मेरा गांव मेरा गौरव दिवस मनाया जाएगा। मेरा गांव मेरा गौरव दिवस मनाया जाएगा, ये इसी योजना के अंदर था। कि मैंने आपको लिखवाया भी था, जो मेरे पुराने विद्यार्थी उनको पता होगा कि 14 नवंबर को राजस्थान सरकार ने मेरा गांव मेरा गौरव दिवस घोषित किया था। तो ये किस योजना के अंतर्गत है? तो योजना कौन सी है? महात्मा गांधी आदर्श ग्राम योजना। महात्मा गांधी की जो जन्म तिथि है उसकी 150वीं सेलिब्रेट करने के लिए 27 नवंबर 2019 को इस योजना को शुरू किया गया था। ठीक है, इसके अलावा कुछ पुरस्कार और हैं जो ग्राम पंचायतों को मिले हैं। दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार, ये कब मिलते हैं? पंचायती राज दिवस पर मिलते हैं। पंचायती राज दिवस कब होता है? तो 24 अप्रैल है पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। दीनदयाल उपाध्याय जो पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार है वह हर साल एक जिला परिषद को और 2 पंचायत समितियों को मिलता है। कितनों को? एक तो है जिला परिषद और 2 है पंचायत समितियां। अगर बात करता हूं जिला परिषद कौन सी है जिसको इस बार इस दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो वह है कोटा तो है जिला परिषद। अगर पंचायत समिति की बात करता हूं तो पंचायत समिति एक तो है कोटड़ा कहां पर है? उदयपुर के अंदर। अगर दूसरी की बात करता हूं तो दूसरी है चिड़ावा, और चिड़ावा कहां पर है? चिड़ावा है झुंझुनू के अंदर।
क्लियर है? देखो, एक जिला परिषद है, 2 पंचायत समितियां हैं और 5 ग्राम पंचायतें हैं। ग्राम पंचायत याद मत करना, कोई नहीं पूछेगा। जिला परिषद याद कर लो कि कौन से जिला परिषद को दिया गया, तो कोटा जिला परिषद। अगर पूछे पंचायत समितियां कौन कौन सी हैं, तो पंचायत समिति एक तो है कोटड़ा जो उदयपुर के अंदर है, और दूसरी कौन सी है, वह है चिड़ावा। चिड़ावा कहां पर है? झुंझुनू के अंदर है। कौन सा पुरस्कार है? दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार। चलिए, मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं, मुझे बताना कि राजस्थान के अंदर कुल कितनी जिला परिषद है? राजस्थान के अंदर कुल कितनी जिला परिषद है? मुझे संख्या लिख के बताओ कि राजस्थान के अंदर इतनी जिला परिषद है। अगला सवाल, नानाजी देशमुख राष्ट्रीय गौरव ग्राम सभा पुरस्कार, ये किसको दिया गया? तो ये एक ग्राम पंचायत आती है जिसका नाम है बोजासर। बोजासर ग्राम पंचायत, और इस बोजासर ग्राम पंचायत को यह पुरस्कार दिया गया। और ये बोजासर कहां पर है? ये बोजासर आ जाएगी झुंझुनू के अंदर। बोजासर कहां पर है? तो बोजासर आ जाएगी झुंझुनू के अंदर। इसको दिया गया नानाजी देशमुख राष्ट्रीय गौरव ग्राम सभा पुरस्कार। अगला पुरस्कार आता है, वह है बाल हितैषी ग्राम पंचायत पुरस्कार। साल 2021 के अंदर वह ग्राम पंचायत जिसने बच्चों के हितेश, बच्चों के लिए काम किया, उस ग्राम पंचायत को बाल हितैषी ग्राम पंचायत पुरस्कार से नवाजा जाता है। कौन सा ग्राम पंचायत है? वह है मिंडा ग्राम पंचायत। और मिंडा कहां पर आती है? मिंडा आती है नावा नागौर के अंदर। और इस ग्राम पंचायत को इस पुरस्कार से नवाजा गया। पुरस्कार का नाम क्या है? बाल हितैषी ग्राम पंचायत पुरस्कार। किसको दिया गया? तो मिंडा को दिया गया। मिंडा कहां पर है? नावा में। और नावा कहां पर है? नागौर के अंदर है। ये सारे के सारे पुरस्कार आपको अच्छे से पता होने चाहिए। क्लियर है? चलिए अगले सवालों की बात करता हूं। अगला सवाल, नीति आयोग द्वारा जारी निर्यात तत्परता सूचकांक। देखिए, नीति आयोग क्या करता है? नीति आयोग बहुत सारे सूचकांक निकालता है। आपको पता होगा, मैंने आपको कुछ समय पहले एक सूचकांक बताया था, वह था बहुआयामी गरीबी सूचकांक। बहुआयामी गरीबी सूचकांक, इसके अंदर मैंने बताया था, यह भी नीति आयोग ने जारी किया था। इसके अंदर मैंने बताया था कि जो भारत का सबसे अमीर राज्य है वह केरल है। भारत का सबसे अमीर, भारत का सबसे गरीब जिला है, भारत का सबसे अमीर राज्य है वह है केरल। भारत का सबसे जो गरीब राज्य है वह है बिहार। राजस्थान का कौन सा स्थान है? तो 8वां। और राजस्थान में जो सबसे अमीर जिला है वह कौन सा है? झुंझुनू। और राजस्थान का जो सबसे गरीब जिला है, कमेंट करके बताओ कि कौन सा है राजस्थान का सबसे गरीब जिला। ये इसी सूचकांक के अंदर आया था। अभी एक और सूचकांक निकाला है नीति आयोग ने, और वह निर्यात तत्परता सूचकांक। उसके अंदर लैंड लॉक राज्यों की श्रेणी में राजस्थान का कौन सा स्थान रहा है? देखो, सबसे पहली बात आती है लैंड लॉक। लैंड लॉक का मतलब क्या होता है? तो देखिए, लैंड लॉक का मतलब होता है कि वह राज्य जो समुद्री सीमा नहीं लगाता, समुद्री सीमा नहीं लगाने वाले राज्य को अपन लैंड लॉक बोलते हैं। जो स्थलबद्ध होता है, स्थलबद्ध का मतलब है जिसकी चारों सीमाएं स्थल से लगती है। उसमें राजस्थान का कौन सा स्थान रहा है? तो उसमें राजस्थान का स्थान रहा है, वह रहा है 6ठा। अगर आपको पूछे लैंड लॉक राज्यों की श्रेणी के अंदर जो पहला स्थान है, जो पहला स्थान है वह किस राज्य का है? तो पहला स्थान है वह आ जाएगा हरियाणा का। लैंड लॉक राज्यों की बात कर रहा हूं मैं। लैंड लॉक के अंदर राजस्थान का 6ठा है, पहला किसका है? तो पहला आ जाएगा हरियाणा का। अगर मैं बात करता हूं ओवरऑल राज्यों की श्रेणी में जो निर्यात तत्परता सूचकांक है उसके अंदर पहला स्थान किसका है? तो उसके अंदर पहला स्थान है वह है गुजरात का। दूसरा स्थान आ जाएगा महाराष्ट्र का, दूसरा स्थान महाराष्ट्र का, और तीसरा स्थान आ जाएगा कर्नाटक का। ये मतलब ओवरऑल राज्यों की श्रेणी के अंदर है। ओवरऑल मतलब 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों को लेता हूं तो उसके अंदर गुजरात पहले नंबर पर, महाराष्ट्र दूसरे नंबर पर और कर्नाटक के वह तीसरे नंबर पर। अगर लैंडलॉक राज्यों की बात करता हूं तो राजस्थान का 6ठा स्थान है और लैंडलॉक के अंदर पहला स्थान किसका है? हरियाणा का है। अगली बात करता हूं, देखिए हिमालय राज्यों की श्रेणी में, हिमालय राज्यों मतलब जहां पर हिमालय है, उन हिमालय राज्यों की श्रेणी में जो पहला स्थान है निर्यात तत्परता सूचकांक में वह आ जाएगा उत्तराखंड का। किसका? उत्तराखंड का पहला स्थान आ जाएगा, उत्तराखंड का पहला है। तटीय राज्यों की श्रेणी में, तटीय मतलब होता है कोस्टल, मतलब जो समुद्री सीमा लगाता है, उन राज्यों की श्रेणी में जो गुजरात है वह पहले नंबर पर है, गुजरात पहले नंबर पर आ जाएगा। लैंडलॉक राज्यों की श्रेणी में, लैंडलॉक के अंदर जो हरियाणा है वह प्रथम स्थान पर है और राजस्थान का कौन सा है? तो अपन का राजस्थान आ जाएगा, वह 6ठे नंबर पर आ जाएगा। और केंद्र शासित प्रदेशों के अंदर जो दिल्ली है वह पहले स्थान पर आ जाएगी केंद्र शासित प्रदेशों के अंदर। ये सारी की सारी बातें आपको ध्यान रखनी है।
क्लियर है क्या? अगर समझ में आ रही है तो एक बार जल्दी से थम्स अप करके बताओ कि हाँ सर समझ में आ रही है जो चीजें आप करवा रहे हो। ये अलग अलग कैटेगरी होती है। अगर पूरे भारत की बात करता हूं तो गुजरात पहले नंबर पर, महाराष्ट्र दूसरे नंबर पर और कर्नाटका तीसरे नंबर पर। अगर बात करता हूं हिमालय राज्यों की श्रेणी में तो उत्तराखंड पहले नंबर पर। अगर बात करता हूं मैं कि लैंडलॉक राज्यों की श्रेणी में तो लैंडलॉक के अंदर जो हरियाणा है वह पहले नंबर पर और राजस्थान का छठा स्थान। तटीय राज्यों की श्रेणी में तो जहां पर समुद्री सीमा लगती है वह आता है गुजरात, और केंद्र शासित प्रदेशों की बात करता हूं तो दिल्ली आता है पहले नंबर पर। ठीक है, ये सारी की सारी बातें कॉपी के अंदर नोट डाउन होनी चाहिए। इसके अलावा और चीजें बात करता हूं। देखिए राजस्थान में अगर अपन निर्यात की बात करते हैं तो सवाल आपके आर्थिक समीक्षा से सीधे सीधे उठते हैं। क्या सवाल उठता है कि 2020-21 में कुल निर्यात कितना हुआ है, राजस्थान से कुल निर्यात कितना हुआ है। अगर आपको यह पूछे तो बता देना लगभग 52,764 करोड़ के आसपास कुल निर्यात हुआ है। 52,764 करोड़ के आसपास राजस्थान से कुल निर्यात किया गया है। अगर इतना डेटा याद नहीं करोगे तो इतना याद कर लो कि 52,000 करोड़ के आसपास राजस्थान से कुल निर्यात किया गया है। अगली बात आती है कि राजस्थान से निर्यात की जाने वाली शीर्ष वस्तुएं कौन कौन सी हैं, मतलब ऐसी कौन कौन सी वस्तुएं हैं जो राजस्थान से सबसे ज्यादा निर्यात की गई हैं, किसी और देश को भेजी गई हैं। तो उसमें पहले नंबर पर आएगी वह आएगी इंजीनियरिंग वस्तुएं। पहले नंबर पर आएगी वह आएगी इंजीनियरिंग वस्तुएं। दूसरे नंबर पर आएगा वह आएगा कपड़ा। तीसरे नंबर पर आएगा वह आएगा हस्तशिल्प, हैंडीक्राफ्ट। चौथे नंबर पर आएगा वह आएगा धातु और पांचवें नंबर पर आएगा वह आएगा रसायन। इस तरह से कुल ये 5 वस्तुएं हैं जो शीर्ष निर्यात की गई है राजस्थान से। कौन कौन सी हैं राजस्थान से शीर्ष निर्यात की जाने वाली वस्तुएं? पहला कौन सा है? पहला है वह इंजीनियरिंग वस्तुएं। दूसरा कौन सा है? वह है कपड़ा। तीसरा है हैंडीक्राफ्ट। चौथा है मेटल और पांचवा कौन सा है? रसायन। ये राजस्थान से सबसे ज्यादा निर्यात की जाने वाली वस्तुएं हैं। निर्यात तत्परता सूचकांक बता दिया, सबसे ज्यादा निर्यात की जाने वाली वस्तुएं बता दी और कुल निर्यात कितना हुआ है? लगभग 52,764 करोड़ के आसपास कुल निर्यात किया गया है। अगला आता है मिशन निर्यातक बनो। बहुत बार पेपर के अंदर पूछा गया है मिशन निर्यातक बनो, मिशन निर्यातक बनो। एग्जाम के अंदर बहुत बार पूछा गया है। आपको ध्यान रखना है कि मिशन निर्यातक बनो है क्या। देखिए राजस्थान से निर्यात को बढ़ावा देने के लिए इस मिशन को शुरू किया गया था। कब किया गया था? तो अगर तारीख पूछे तो बता देना 29 जुलाई 2021 को इस मिशन को शुरू किया गया था। 29 जुलाई 2021 को इस मिशन को शुरू किया गया था, मिशन निर्यातक बनो। इसके अंदर जो उद्यमी होंगे ना, उन उद्यमियों को निर्यातक बनने के लिए कौन कौन सी प्रक्रिया होती है उसको समझाया जाएगा, उनको ट्रेनिंग दी जाएगी कि आप किस तरह से वस्तुओं का निर्यात कर सकते हैं। मिशन निर्यातक बनो किसके द्वारा संचालित किया जा रहा है? अगर आपसे यह पूछे तो बता देना इसके अंदर एक तो है रीको, दूसरा है राजस्थान सरकार और तीसरा है वह है अपन के उद्योग व वाणिज्य विभाग। उद्योग व वाणिज्य विभाग इनके द्वारा यह मिशन संचालित किया जा रहा है। इसके अंदर क्या होगा? इसके अंदर यह होगा कि भाई उद्यमियों को निर्यातक बनने के लिए प्रशिक्षण दिया जाएगा। संभागीय मुख्यालयों पर इन प्रशिक्षण का आयोजन होगा। 2 दिवस प्रशिक्षण होगा जिसके अंदर उद्यमियों को सिखाया जाएगा कि आप किस तरह से निर्यातक बन सकते हैं। आपको निर्यातक बनने की प्रक्रिया का समाधान करवाया जाएगा। यह बात है, आपको ध्यान रखना। मिशन निर्यातक बनो सवाल पूछा गया है, कांस्टेबल के अंदर भी पूछा गया है, एसआई के अंदर भी पूछा गया है कि मिशन निर्यातक बनो किसके द्वारा शुरू किया गया। ठीक है भाई, क्लियर है? चलिए अगले सवाल की बात करते हैं। अगला सवाल क्या है? प्रदेश की सबसे ऊंची इमारत आईपीडी टावर का शिलान्यास कहां किया गया? देखिए प्रदेश की सबसे ऊंची इमारत है और इसका शिलान्यास कहां पर किया गया है? आपसे सवाल ये पूछा गया है। पहला है जोधपुर, दूसरा है अजमेर, तीसरा है अलवर और चौथा है जयपुर। कहां पर किया गया है? तो यह किया गया है जयपुर के अंदर। मैंने आपको इसके बारे में पहले भी बता रखा है कि बहुत ऊंची इमारत है और ऐसी ऊंची इमारत हमारे भारत के अंदर भी नहीं है। हमारे भारत के अंदर ऐसा कोई भी हॉस्पिटल नहीं है जो इतना ऊंचा बनेगा, सरकारी हॉस्पिटल, और वह अपने जयपुर के अंदर इसका शिलान्यास किया गया है। सबसे बड़ा आईपीडी टावर है और इसका शिलान्यास किया किसने है? इसका शिलान्यास किया है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने। अगर बात करता हूं कि राजस्थान के चिकित्सा व स्वास्थ्य मंत्री कौन है? राजस्थान के चिकित्सा व स्वास्थ्य मंत्री की बात करते हैं। राजस्थान के चिकित्सा व स्वास्थ्य मंत्री, तो उनका नाम क्या जाएगा? उनका नाम आ जाएगा प्रसादी लाल मीणा। प्रसादी लाल मीणा राजस्थान के चिकित्सा व स्वास्थ्य मंत्री आ जाएंगे।
करेंगे। उम्मीद है यह सवाल भी याद रखना। देखिए मंत्री परिषद वाले सवाल कंप्यूटर अनुदेशक वालों याद रख लो। जितने भी सवाल करवा रहा हूं आपके 18 तारीख को पेपर है, आज 1 तारीख हुई है, 18 तारीख तक मैं बहुत कुछ कवर कर लूंगा। तो इसलिए बोल रहा हूं कि जितनी चीजें मैंने आपको करवाई है उन सबको कॉपी के अंदर लिख लो। 18 दिन के अंदर आपका पूरा का पूरा करंट अफेयर मैं आपको राजस्थान का करवा कर दे दूंगा। उसके लिए चीजें लिखनी पड़ेगी, याद करनी पड़ेगी, ठीक है। चलिए अगली बात करता हूं। देखो एक योजना है, वह है मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना। बहुत महत्वपूर्ण योजना है, काफी बार पेपर में यहां से सवाल आए हुए हैं। योजना क्या है? इसके अंदर कुछ नहीं है, इसके अंदर राजस्थान के प्रत्येक परिवार को एक स्वास्थ्य बीमा दिया जाएगा। जब योजना शुरू हुई थी तब 5 लाख का था, अब बढ़ाकर कितना कर दिया जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स के अंदर। अब बढ़ाकर इस योजना के अंदर कितने का स्वास्थ्य बीमा कर दिया है कमेंट बॉक्स के अंदर मुझे लिख के बताना। इस योजना को शुरू कब किया गया? 1 मई 2021 को इस योजना को शुरू किया गया। इसके अंदर क्या होगा? इसके अंदर आपको स्वास्थ्य पैकेज मिलेगा। मतलब अगर आप हॉस्पिटल किसी बीमार व्यक्ति को लेकर जाते हो तो वहां पर आपको अपनी जेब से पैसा निकालने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास ये कार्ड है, आप कार्ड को दिखाइए, आपके उस व्यक्ति का इलाज फ्री में हो जाएगा। इसके अंदर ये ध्यान रखना है, आपको जब तक आप हॉस्पिटल के अंदर एडमिट हो तब तक का खर्चा मिलेगा। उसके साथ साथ 5 दिन पहले और 15 दिन बाद का भी खर्चा आपको इस योजना के अंदर मिलेगा। एक बात और ध्यान रखना, इस योजना के अंतर्गत मतलब मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत 10 लाख रुपए मिलते हैं। पहले 5 लाख मिलते थे, अब कितने मिलते हैं? अब इसके अंदर 10 लाख रुपए मिलते हैं। बहुत महत्वपूर्ण योजना है। पेपर में सवाल यहां से आता ही आता है। लगभग 1500 तरह की बीमारियों, 1500 प्लस तरह की बीमारियों का इलाज इसके अंदर किया जाता है। 1500 प्लस तरह की बीमारियां हैं जिसका इलाज इसके अंदर किया जाता है। अगर मैं इसको करेक्टली बोलूं तो 1597 तरह की बीमारियां हैं जिसका इलाज किया जाता है। अगला मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना। इसके अंदर क्या होगा? अगर किसी व्यक्ति की दुर्घटना से मृत्यु होती है तो उसको 5 लाख रुपए तक का क्लेम मिलेगा। कितने तक का है? 5 लाख रुपए तक का क्लेम इसके अंदर मिलने वाला है। 5 लाख रुपए तक का क्लेम इस योजना के अंदर मिलेगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है? इस योजना का जो नोडल विभाग है ना, वह नोडल विभाग आप लोग याद कर लो। इसका नोडल विभाग कौन सा है? वह है राज्य बीमा व निधि विभाग। राज्य बीमा व निधि प्रावधायी विभाग मतलब जो जीपीआई ऑफिस होती है ना, राज्य बीमा व निधि प्रावधायी विभाग, वह इसका नोडल विभाग आ जाएगा। 5 लाख रुपए तक का क्लेम आपको इसके अंदर मिलने वाला है। ठीक है, चलिए अगले सवाल की बात करते हैं। एक स्टेशन एक उत्पाद योजना के तहत किस रेलवे स्टेशन पर विश्वविख्यात हैंडीक्राफ्ट उत्पादों की स्टॉल लगाई जाएगी? विश्वविख्यात हैंडीक्राफ्ट उत्पादों का स्टॉल लगेगा। किस रेलवे स्टेशन पर लगेगा? सवाल यह पूछा जा रहा है। पहला है जयपुर, दूसरा है उदयपुर, तीसरा है अजमेर, चौथा है जोधपुर। कहां पर लगेगा? राज्य बीमा निधि प्रावधायी विभाग, इसके द्वारा इस योजना को संचालित किया जाएगा। क्लियर है क्या? समझ में आ रहा है क्या? बताइए, चलिए आंसर देना इसका। देखिए कहां पर लगेगा, अगर यह सवाल पूछे तो बता देना कहां लगेगा। जोधपुर के अंदर लगेगा। देखो अगर अपन इस योजना की बात करते हैं, एक स्टेशन एक उत्पाद योजना, इसके तहत क्या है? देखो जिस तरह से अपन राजस्थान के बजट की बात करते हैं ना कि भाई राजस्थान का बजट 2022-23 आया, उसी तरह से जो केंद्र सरकार है वह भी अपना बजट लॉन्च करती है। तो केंद्र सरकार के इस बजट में, कौन से बजट में? बजट 2022-23 में, 2022-23 में इस योजना को शुरू किया गया। योजना का नाम क्या है? एक स्टेशन एक उत्पाद योजना। इसके अंदर क्या होगा? एक स्टेशन पर किसी भी एक उत्पाद की बहुत शानदार स्टॉल लगाई जाएगी और उसकी बिक्री को बढ़ावा दिया जाएगा। कौन सी? एक स्टेशन एक उत्पाद योजना। ये देखिए अगर बात करता हूं अपन के राजस्थान में, तो राजस्थान कौन से जोन के अंदर आता है? तो ऊपर है उत्तर पश्चिमी रेलवे जोन। और इसका मुख्यालय कहां पर है? तो इसका मुख्यालय आ जाएगा जयपुर के अंदर। देखिए राजस्थान के अंदर सिर्फ एक ही जोन है और मंडल अगर पूछे आपसे तो 5 मंडल आ जाएंगे। ठीक है, और एक स्टेशन एक उत्पाद योजना के तहत किस रेलवे स्टेशन पर? तो जोधपुर रेलवे स्टेशन पर विश्वविख्यात हैंडीक्राफ्ट उत्पादों की स्टॉल लगाई जाएगी। अगर मैं आपसे बात करता हूं कि भारत के रेल मंत्री कौन है, तो भारत के जो रेल मंत्री हैं वह है अश्विनी वैष्णव। कौन है? अश्विनी
वैष्णव है वह भारत के रेल मंत्री, भारत के रेल मंत्री आ जाएंगे अश्विनी वैष्णव। और अश्विनी वैष्णव रेल मंत्री के साथ साथ एक और मंत्री है, कौन से हैं? तो इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री भी कौन है? तो वह अश्विनी वैष्णव है। ये भी लिख लो, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री, ये भी कौन आ जाएंगे? तो ये भी आ जाएंगे अश्विनी वैष्णव। काफी बार सवाल पेपर में पूछा गया है, उम्मीद कर रहा हूं सवाल समझ में आया होगा। जोधपुर के अंदर ये स्टॉल लगाई जाएगी। अगला सवाल, देश की पहली पैरा खेल अकादमी कहां बनाई जाएगी? जिसने मुझसे बजट पढ़ रखा है वह इसका आंसर दे देगा। जल्दी से बताइए, बताइए इसका आंसर क्या है? आप लोग आंसर कीजिए, देखते हैं कौन आंसर करेगा। चंदन, मनोज शर्मा, लक्ष्मण, सुमन, रुचिका, रोयल, बताइए जल्दी से बताना इसका आंसर क्या होगा। मैंने आपको बजट है, योजना है, बहुत डिटेल में करवा रखी है। अब ये उसके अंदर इंप्लीमेंट हो रही चीजें, तो आपसे उनसे सवाल पूछा गया है। जैसे मैंने बजट करवाया था 2022-23 का, तो उस बजट के अंदर मैंने बताया था कि राजस्थान के 2 जिले हैं जहां पर पैरा खेल अकादमी बनाई जाएगी। अब सवाल क्या आ गया? अब सवाल आ गया कि राजस्थान की पहली कहां बनेगी? चलो पैरा खेल अकादमी आप बता रहे हो जयपुर और जोधपुर के अंदर बनेगी, लेकिन राजस्थान की जो पहली पैरा खेल अकादमी है वह किस जिले के अंदर आएगी? अब थोड़ा सा और सवाल डिफिकल्ट हो गया, तो इसका आंसर क्या आएगा? जोधपुर के अंदर आएगा। जोधपुर के अंदर पहली पैरा खेल अकादमी जोधपुर के अंदर है। लेकिन अगर आपसे ये पूछे ना कि राजस्थान के अंदर पैरा खेल अकादमी कहां कहां बनेगी, तो आंसर क्या आएगा? जयपुर और जोधपुर दोनों के अंदर बनेगी। लेकिन पहली कहां बनेगी? तो पहली बनेगी जोधपुर के अंदर। क्लियर है ना? क्योंकि आपको पता होगा राजस्थान से अभी वर्तमान में पैरा खिलाड़ियों ने ओलंपिक के अंदर बहुत शानदार प्रदर्शन किया है। राजस्थान से जो पैरा ओलंपिक है वहां पर 6 खिलाड़ी गए थे और 6 में से 4 ने पदक जीत लिया। 6 में से 4 ने पदक जीत लिया। अवनी लेखरा ने 10 मीटर के अंदर जीता गोल्ड और 50 मीटर के अंदर जीता कांस्य। उसके अलावा दूसरा नाम कृष्णा नागर, बैडमिंटन में स्वर्ण जीत लिया। तीसरा नाम देवेंद्र झाझड़िया ने भाला फेंक के अंदर सिल्वर जीत लिया। और चौथा है सुंदर सिंह गुर्जर, और सुंदर सिंह गुर्जर ने भाला फेंक के अंदर कांस्य पदक जीत लिया। सिर्फ 2 खिलाड़ी थे जो पदक नहीं जीत पाए, बाकी 4 खिलाड़ियों ने पदक जीत लिया। और इससे प्रभावित होकर हमारे मुख्यमंत्री जी ने बोला कि हम राजस्थान के पैरा खिलाड़ियों के लिए जयपुर और जोधपुर के अंदर पैरा खेल अकादमी बनाएंगे। पैरा खेल अकादमी बनाएंगे, ध्यान रख लेना, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। चलिए अब कुछ बातें मैं आपको बजट के अंदर से करवा देता हूं, जो बहुत महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनके बारे में बात करते हैं। पहला है ई वेस्ट रिसाइकलिंग पार्क, मतलब राजस्थान के किस जिले के अंदर ई वेस्ट का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट। इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट का मतलब क्या कि भाई आप लोग फोन है, कोई टीवी है, ये सब चीज अगर जब खराब होती है तब आप उसको डस्टबिन में डाल देते हो, तो वह जब कचरा होता है वह बहुत समस्या करता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट है, उसके लिए रिसाइकलिंग पार्क बनाया गया है। कहां पर बनेगा? तो ये बनेगा जयपुर के अंदर। कहां बनेगा? तो जयपुर के अंदर ये ई वेस्ट रिसाइकलिंग पार्क बनेगा। अगर आपको पूछ ले कि राजस्थान के अंदर कहां पर एजुकेशन हब बनाया जाएगा, एजुकेशन हब कहां बनाया जाएगा, तो मुझे कमेंट करके बताइए कि राजस्थान के किस जिले में एजुकेशन हब बनेगा। देखिए भाइयों, कमेंट कीजिए, जो सवाल पूछ रहा हूं ना उसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर मिलना चाहिए। अगला, राजीव गांधी नॉलेज सर्विस एंड इनोवेशन हब, ये भी राजस्थान के अंदर बनेगा। कहां पर बनेगा? तो भाई 3 जिलों के अंदर बनेगा। और वो 3 जिले कौन कौन से हैं? पहला तो है जयपुर, दूसरा है जोधपुर और तीसरा है कोटा। इन 3 जिलों के अंदर राजीव गांधी इनोवेशन हब और नॉलेज सर्विस बनेंगे। राजीव गांधी नॉलेज सर्विस एंड इनोवेशन हब इन 3 जिलों में बनाया जाएगा, जयपुर, जोधपुर और उदयपुर के अंदर। अगर आपको पूछे विज्ञान केंद्र, राजस्थान में विज्ञान को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान में विज्ञान केंद्र की स्थापना की जाएगी। और राजस्थान में जो विज्ञान केंद्र है वह भी 3 जिलों में बनेंगे। और वह 3 जिले कौन कौन से हैं? BBK, भरतपुर, बीकानेर और कोटा। भरतपुर, बीकानेर और कोटा, इन 3 जिलों में ये विज्ञान केंद्र बनेंगे। अच्छे से याद कर लेना, ये तीनों एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आपको पूछे ई वेस्ट रिसाइकलिंग पार्क, तो आ जाएगा जयपुर में। एजुकेशन हब किसको बनाया जाएगा? तो एजुकेशन हब बनेगा, जयपुर बनेगा एजुकेशन हब। ठीक है, राजीव गांधी नॉलेज सर्विस इनोवेशन हब ये जयपुर, जोधपुर और कोटा है। और अगर विज्ञान केंद्र पूछे तो BBK मतलब भरतपुर, बीकानेर और कोटा के अंदर ये बनेगा विज्ञान केंद्र।
केंद्र। अगली बात करते हैं कि स्टेट रोड सेफ्टी इंस्टीट्यूट, मतलब राजस्थान के अंदर अगर सड़क दुर्घटनाओं से बहुत लोगों की मृत्यु हो रही है, इस कारण राजस्थान में रोड सेफ्टी के ऊपर एक इंस्टीट्यूट बनेगा, और ये भी कहां बनेगा, ये भी बनेगा जयपुर के अंदर। कहां बनेगा, जयपुर के अंदर बनेगा। अगर आपको पूछे दिव्यांग विश्वविद्यालय, राजस्थान में दिव्यांग विश्वविद्यालय कहां बनाया जाएगा, तो राजस्थान में जो बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय बनेगा, बाबा आमटे के नाम पर बनेगा। और कहां बनेगा, तो ये बनेगा जामडोली। और जामडोली कहां पर है, तो जामडोली है जयपुर के अंदर। तो जामडोली जयपुर में बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी। बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है। आपको पता है राजस्थान के अंदर एक योजना चल रही है। योजना कौन सी चल रही है, मुख्यमंत्री विशेष योग्य जन सम्मान पेंशन योजना। सुनिए क्या, मुख्यमंत्री विशेष योग्य जन सम्मान पेंशन योजना। इसके तहत जो बोने हैं, जो कुष्ठ रोग से पीड़ित हैं, उनको सहायता मिलती है। आपको पता होना चाहिए कि सहायता किस तरह से मिलती है। अगर वह दिव्यांग व्यक्ति जिसकी उम्र 18 से लेकर 55 तक है, 18 से लेकर 55 तक है, तो उसको मिलेगा 750 रुपए। अगर उसकी उम्र 55 से लेकर 75 तक है तो उसको मिलेगा 1000 रुपए। और अगर उसकी उम्र 75 से ज्यादा है तो उसको कितना मिलेगा, 1250 रुपए मिलेगा। सवाल बहुत महत्वपूर्ण है, कौन सी योजना है, मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना। इसके तहत क्या होगा, इसके तहत अगर कोई दिव्यांग व्यक्ति जिसकी उम्र 18 से लेकर 55 तक है उसको मिलेगा 750 रुपए, 55 से लेकर 75 तक है तो मिलेगा 1000 रुपए। और अगर वह 75 से ज्यादा है तो कितना पैसा मिलेगा, 1250 रुपए मिलेगा। काफी बार सवाल पेपर में पूछा गया है। इस बार कांस्टेबल के अंदर सवाल पूछ लिया था कि मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना में जिनकी उम्र 55 से लेकर 60 तक है उनको कितना पैसा मिलेगा, उनको कितनी पेंशन मिलेगी। और मैंने चीख कर हर एक क्लास के अंदर करवा रखा है कि उसको 750 रुपए मिलेंगे। याद कर लो, अभी भी समय है। ये सीधे सीधे सवाल आपके पेपर के अंदर छपते हैं। चलिए, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, मुझे बताइए अभी हाल ही में कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला जिसका अभी हाल ही में निधन हो गया, किस आरक्षण को लेकर चर्चा में रहे, कौन है, किरोड़ी सिंह बैंसला। आप में से शायद ऐसा कोई विद्यार्थी हो जो इसका आंसर नहीं कर पाएगा, जल्दी से आंसर कीजिए कि कौन है किरोड़ी सिंह बैंसला, जिनका संबंध किस आरक्षण से रहा, गुर्जर से, जाट से, मीना आरक्षण या फिर बैंसला आरक्षण। कौन सा आरक्षण है जिससे संबंधित है किरोड़ी सिंह बैंसला। और वर्तमान में इन किरोड़ी सिंह बैंसला का वर्तमान में निधन हो गया है। बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, इसका आंसर आएगा गुर्जर आरक्षण। गुर्जर आरक्षण से संबंध किसका है, तो किरोड़ी सिंह बैंसला का गुर्जर आंदोलन से संबंध आएगा। सीधा सवाल पूछ लेता है, आपको आंसर देना है। अगली बात करते हैं, राजस्थान के किस जिले को राष्ट्रीय जल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कौन सा जिला है राजस्थान का जिसको सम्मानित किया गया है राष्ट्रीय जल पुरस्कार। राष्ट्रीय जल पुरस्कार, देखिए हमारे भारत के अंदर अपन एक दिवस बनाते हैं और उस दिवस का नाम है राष्ट्रीय जल दिवस, विश्व जल दिवस। कब होता है विश्व जल दिवस, कब होता है मुझे बताइए। विश्व जल दिवस कब होता है, बताइए भाई, कब होता है विश्व जल दिवस। 22 मार्च को होता है विश्व जल दिवस। कब होता है, 22 मार्च को होता है। 22 अप्रैल को पढ़ा है अपन ने, क्या होता है 22 अप्रैल को होता है विश्व पृथ्वी दिवस। एक आता है विश्व जैव विविधता दिवस, वह कब होता है, तो 22 मई को होता है। इस विश्व जल दिवस पर इन पुरस्कारों की घोषणा की जाती है। राष्ट्रीय जल पुरस्कार से इस बार अगर मैं बात करता हूं कि सर्वश्रेष्ठ राज्य कौन है जिसको नवाजा गया, सर्वश्रेष्ठ राज्य कौन है जिसको इस पुरस्कार से नवाजा गया, तो वह राज्य आ जाएगा यूपी। यूपी है, उत्तर प्रदेश। इस उत्तर प्रदेश को इस राष्ट्रीय जल पुरस्कार के तहत सर्वश्रेष्ठ राज्य से नवाजा गया। अगर बात करता हूं कि राजस्थान को कौन सा स्थान मिला, तो राजस्थान को मिला है दूसरा स्थान। ये जो राजस्थान है यह इस कैटेगरी के अंदर दूसरे स्थान पर रहा है। और अब की बात ध्यान रखना कि राजस्थान का एक जिला है जिसका नाम है बांसवाड़ा, और इस बांसवाड़ा को राष्ट्रीय जल पुरस्कार के तहत सम्मानित किया गया है। किसको सम्मानित किया गया है, तो बांसवाड़ा जिला है। और राजस्थान को कौन सा स्थान दिया गया है, दूसरा। पहला किसका है, यूपी का है।
22 मार्च को घोषणा हुई थी, ये ध्यान रखना। और इसके अलावा एक बात और बता देता हूं कि ये पुरस्कार देता कौन है। ये पुरस्कार देता है जल शक्ति मंत्रालय। कौन सा मंत्रालय? जल शक्ति मंत्रालय। और जल शक्ति मंत्रालय के एक मंत्री है जिसका नाम है गजेंद्र सिंह शेखावत। क्या नाम है? गजेंद्र सिंह शेखावत। और ये गजेंद्र सिंह शेखावत कहां के एमपी है? तो ये गजेंद्र सिंह शेखावत जोधपुर से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। याद होगा आपको, बहुत शानदार चुनाव रहा था। गजेंद्र सिंह शेखावत एक तरफ थे बीजेपी के और दूसरी तरफ कांग्रेस के थे अशोक गहलोत के पुत्र वैभव गहलोत। और गजेंद्र सिंह शेखावत ने वैभव गहलोत को हराकर जोधपुर से एमपी बने थे और फिर उनको एक मंत्रालय का पदभार दिया था। और वह पदभार कौन सा था? जल शक्ति मंत्रालय। जल शक्ति मंत्रालय के पहले मंत्री भी कौन बने हैं? वो बने हैं गजेंद्र सिंह शेखावत। बात को ध्यान रखना। एक जो जल शक्ति मंत्रालय है उसने अभी हाल ही में एक अभियान को शुरू किया था, कैच द रेन। याद है क्या? कैच द रेन अभियान, कैच द रेन। इसके तहत क्या होगा? देखिए, जो बरसात का पानी है ना, इस बरसात के पानी को एकत्र करने के लिए, बरसात के पानी को एकत्र करने के लिए इस अभियान को शुरू किया गया था, कैच द रेन। और ये ध्यान रखना, ये कैच द रेन अभियान है, ये किस मंत्रालय का है? तो मंत्रालय आ जाएगा जल शक्ति मंत्रालय। इसने अभी शुरू किया है, गजेंद्र सिंह शेखावत इसके मंत्री आ जाएंगे। क्लियर बात रखना। अगला, प्रदेश में गार्गी पुरस्कार व बालिका प्रोत्साहन पुरस्कार में प्राप्तांक अंकों का 75% से बढ़ाकर कितना कर दिया है? अब देखो सवाल क्या है। आपको पता है कि जितनी भी बालिकाएं हैं, जितनी भी लड़कियां देख रही है, उन सबको पता है कि उनमें से काफी को ये पुरस्कार मिल भी रखा होगा। पुरस्कार का नाम क्या है? पुरस्कार का नाम है, पुरस्कार का नाम क्या है? तो पुरस्कार का नाम है गार्गी पुरस्कार। अब ये गार्गी पुरस्कार है, ये सबसे पहले शुरू हुआ था 1998 के अंदर। 1998 के अंदर शुरू हुआ था। पहले क्या होता था, अगर कोई भी बालिका है जिसने 10वीं क्लास के अंदर 75% से ज्यादा अंक हासिल किए हैं और उसने अगली क्लास के अंदर प्रवेश लिया है तो उसको 3000 रुपए मिलते थे। कितने रुपए? 3000 रुपए मिलते थे। लेकिन इस बार आपको पता है कोरोना ने ऐसी हालत खराब की है कि मतलब ये 75% अंक है ना, सबके आ गए। अब सबके आ गए तो सरकार ऐसा तो नहीं है कि सबको पैसा देगी। तो सरकार ने क्या किया? सरकार ने जो 75% की लिमिट थी ना, उसको बढ़ाकर कितना कर दिया? उसको बढ़ाकर कर दिया 90%। अब इस साल वे बालिकाएं जिन्होंने 90% अंक हासिल किए हैं 10वीं क्लास के अंदर, उनको इस गार्गी पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। मतलब उनको मिलेगा 3000 रुपए। और मजे की बात बताऊं, मतलब परसेंटेज इंक्रीज किए, 75% से बढ़ाकर कितना कर दिया? 90% कर दिया। फिर भी मजे की बात यह है कि इसमें लगभग 14,000 बालिकाएं ज्यादा है। कितनी? 14,000 बालिकाएं ज्यादा है। मतलब 75% से बढ़ाकर 90% करने के बावजूद भी ऐसी बालिकाएं 14,000 ज्यादा है। लास्ट ईयर से लेकर इस साल 14,000 ज्यादा बालिकाओं को इस पुरस्कार से नवाजा जाएगा। 1998 के अंदर इस पुरस्कार की शुरुआत हुई थी। 3000 रुपए मिलते हैं 10वीं क्लास में 75% ज्यादा लाने पर। लेकिन इस बार 75% को बढ़ाकर कितना कर दिया है? तो इस बार 75% को बढ़ाकर कितना कर दिया गया? 90% कर दिया गया है। क्लियर है ना? बहुत बढ़िया। उम्मीद करता हूं कि क्लास आपको समझ में आई होगी। आज क्लास में यहीं तक रखता हूं। आज क्लास की शुरुआत की है, अगर आपका सपोर्ट मिलता रहेगा तो अपन क्लास को कंटिन्यू करते रहेंगे। बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे, बहुत अच्छे से। आपके पेपर है अभी, इसलिए इस क्लास को पुनः शुरू किया गया है। कांस्टेबल के बाद बंद कर दिया गया था, लेकिन अब लग रहा है कि वास्तव में इस क्लास की जरूरत है और आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस कारण आपको इस क्लास की शुरुआत की गई है। उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोग आराम से पढ़ रहे होंगे, चीजें आपको समझ में आ रही होगी। और ध्यान रखिएगा, अगर आपको इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो इस क्लास की पीडीएफ आपको संकल्प क्लासेस बाड़मेर, ये संकल्प क्लासेस बाड़मेर के नाम से एक टेलीग्राम चैनल बना हुआ है। टेलीग्राम पर जाइए, आपको इसकी पीडीएफ संकल्प क्लासेस बाड़मेर के टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। आप आराम से वहां पर पीडीएफ डाउनलोड कीजिए। जितने तथ्य लिखे हुए हैं उनको अगर प्रिंट आउट निकालना, प्रिंट आउट निकाल दीजिए, वरना मैं तो ये बोलूंगा आप उसको अपने हाथ से कॉपी के अंदर लिख दीजिए, ताकि आपके लिए बढ़िया रहेगा। उम्मीद करते हैं कि क्लास आपको अच्छी लगी होगी। एक बार सभी विद्यार्थी मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि जो चीजें मैं आपको डिलीवर कर रहा हूं वह आप तक पहुंच पा रही है कि नहीं पहुंच पा रही है। ज्यादा से ज्यादा क्लास को शेयर कीजिएगा, हर एक विद्यार्थी तक क्लास को पहुंचाने का रखिएगा कि भाई हर एक विद्यार्थी तक हम ये क्लास को पहुंचाएं। धन्यवाद, जय हिंद। मिलते हैं आने वाली क्लास में। जय हिंद।